नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। बिजनेस चलाना आसान काम नहीं है, खासकर जब आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ चला रहे हो तो चुनौती दोगुनी हो जाती है। इंटीरियर डिजाइन जैसी भीड़भाड़ वाले बाजार में डिजाइन कैफे ने सिर्फ घर नहीं बनाए, उसने भरोसे का ब्रांड बनाया है। ये एक ऐसा ब्रांड है जिसे डिजाइनर्स ने ही खड़ा किया और डिजाइनर्स की सोच से आगे बढ़ाया। कैसे सही मौके पहचाने गए, बड़े रिस्क लिए गए और कैसे पति पत्नी ने एक दूसरे की ताकत बनकर एक ट्रस्टेड ब्रांड खड़ा किया, आज इसी सक्सेस फॉर्मूला को डिकोड करेंगे डिजाइन कैफे की कहानी में। भारत में घर सिर्फ एक इमारत नहीं होती, बल्कि एक सपना होता है जिसके पीछे सालों की मेहनत और उम्मीदें जुड़ी होती हैं। हर कोई चाहता है कि सिर पर सिर्फ एक छत नहीं, बल्कि घर खूबसूरत भी हो। लेकिन महंगे इंटीरियर डिजाइनर हायर करना सबके बजट में नहीं बैठता। आज कहानी एक ऐसे स्टार्टअप की जिसने इंटीरियर डिजाइन को लग्जरी से निकालकर आम मिडिल क्लास परिवार तक पहुंचाने की ठानी है। ये स्टोरी है डिजाइन कैफे की। हमने एक्चुअली जो शुरू किया था तब बस मैं और मेरी जो पार्टनर है गीता दोनों थे, और हम दोनों आर्किटेक्ट हैं और हम डिज़ाइन कर रहे थे घर लोगों के लिए। फिर एक दिन हमें ये एहसास हुआ कि जो हम चार्ज करते थे डिज़ाइनिंग की जो सर्विसेज हैं वो प्राइस हम खुद अपने आप को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मतलब वो सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनके लिए था। तो हमने सोचा कि यार एक जो इंडिया जो है जो ग्रो हो रहा है, ये 2016 की बात है, उसमें बहुत सारे लोग घर खरीदते हैं, उनको भी घर सुंदर चाहिए। क्यों ना एक ऐसी सर्विस बनाएं जो उनको भी अच्छी डिज़ाइन मिले, अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, और अगर हम ये एक लार्ज स्केल पे कर पाएँ तो कॉस्ट कम हो जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया। 3D से ड्राइंग, ड्राइंग से फैक्ट्री और फैक्ट्री से सीधे कस्टमर तक डिजाइन कैफे ने धीरे धीरे पूरे इंटीरियर डेकोरेशन के सिस्टम को ऑटोमेट किया। हमने फिर सोचा कि डायरेक्ट क्यों ना ये मशीन को चले जाएं, कि अगर आपको आज 3D मिल रहा है, 3D से आपको ऑटोमेटिकली प्राइस मिले, आपका एग्जैक्टली किचन का या घर का जो प्राइस है उस टाइम पर मिले, और उसके बाद जो ड्राइंग बने वो सीधा फैक्ट्री चले जाए और उस ड्राइंग के हिसाब से हम आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके आपको शिप करें। तो ये हमने स्लोली आस्ते आस्ते किया, काफ़ी टाइम लगा। सितंबर 2024 में डिजाइन कैफे की जर्नी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब इसका होम लेन के साथ 100% शेयर स्वैप डील से मर्जर हुआ। हालांकि मर्जर के बावजूद दोनों ब्रांड अलग अलग काम कर रहे हैं। इस मर्जर ने डिजाइन कैफे को टेक्नोलॉजिकल बूस्ट दिया। नहीं, आई थिंक जो इंटीग्रेशन हुआ है होमलेन के साथ वो बड़ा अच्छा हुआ है दोनों कंपनीज के लिए। आई थिंक एक तो अभी हम इंडिया के लार्जेस्ट ब्रांड है, और उस हिसाब से हमें जो हमारा जो बैक हैंड है वो हमारा सप्लाई चेन काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। हमको जो मटेरियल्स आज आई थिंक हम
maybe I'm wrong, but I think we are the largest purchasers of plywood and hardware in India. So उससे हमें काफ़ी एडवांटेज मिलता है to give the best quality at the best price to our customer. लेकिन अगली चुनौती थी कस्टमर के भीतर फैक्ट्री फिनिश प्रोडक्ट को लेकर झिझक हटाना। ये मॉडलर क्या है? ये मॉडलर चीज़ क्या होती है? हमें तो नहीं पसंद है। कारपेंटर हमारे सामने आके ठोकेगा, कुछ करेगा, हमें लगेगा अरे रोबस्ट बन रहा है। तो एक वो माइंडसेट आई थिंक चेंज करने में टाइम लगा कि जो फैक्ट्री में जो चीज़ बनती है वो यूनिफॉर्म होती है, वो ब्यूटीफुल होती है, बिकॉज उसका जो फिनिश है वो किसी कारपेंटर पे नहीं डिपेंड करता कि वो आपके घर पे कितना ग्लू लगाता है, कहाँ पर खड्डे करता है, वो ऑटोमेटिक है। डिजाइन कैफे का दावा है कि जो कीमत ग्राहक पहले दिन देखता है 45 दिन बाद वही प्रोडक्ट उसी कीमत पर मिलता है और समय पर मिलता है। जैसे एक ब्रांड बनता है, हम सीखते हैं, तो अभी जो हमारा जो सर्विस जो है इट इज़ बिकम मच बेटर। आज हम 94 और 95% हमारा ऑन टाइम रिकॉर्ड है। अगर आप सोचिए कि आज एज अ ग्रुप हम साल के 11,000 घर करते हैं और 11,000 घर आपको करने हैं 94% ऑन टाइम, इट्स नॉट अ जोक। डिजाइनर कैफे का कहना है कि उनके डिजाइनर्स कस्टमर की पसंद नापसंद, पर्सनैलिटी और हॉबीज को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करते हैं। औसत ऑर्डर करीब 9.5 लाख रुपए का है, लेकिन क्या मिडिल क्लास परिवार के लिए ये अफोर्डेबल है? हम जो हज़ारों घर कर रहे हैं साल में, जिसमें किचन आ रहा है, वार्डरोब आ रहा है, लॉफ्ट आ रहा है, टीवी यूनिट, स्टडी यूनिट, पूरा जो हम घर बना रहे हैं लोगों के लिए फॉल सीलिंग के साथ, वो हम 9.5 लाख में दे रहे हैं उनको। तो आई थिंक ये जो है ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट है कि आपने पूरा घर बना दिया 9.5 लाख रुपीज़ में। डिजाइन कैफे आज 15 शहरों में मौजूद है और जल्द ही 27 शहरों तक पहुंचने की तैयारी में है। कंपनी के पास साल भर के लिए करीब 500 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक रेडी है। Design Cafe is a profitable brand as such today, and we've been there and thereabout for the last year. तो I think हमने उस जर्नी we have successfully achieved. और अब तो हम चेज कर रहे हैं कि प्रॉफिटेबल हो गए। अभी वी वांट टू मेक श्योर कि वी बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग बिजनेस, 10-15% एबिटा बिजनेस। सो आई थिंक हम उस जर्नी पर भी है कि अभी प्रॉफिटेबिलिटी से हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग बिजनेस, कैश रिच बिजनेस इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आई थिंक वो भी हो जाएगा। देश भर में पहुंच बढ़ाने के लिए अब डिजाइन कैफे का अगला फोकस एक्सपेंशन पर है। हम जो टीयर 1 में हैं, हम वी आर पुटिंग मोर स्टोर्स टू गेट टू मोर कस्टमर्स। जैसे बॉम्बे में वी आर एडिंग मोर स्टोर्स, बैंगलोर में वी एडेड मोर स्टोर्स, NCR, कोलकाता। बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू, हम जा रहे हैं दूसरे शहरों में। अभी हम इस साल हमारा प्लान है कि हम लखनऊ, जयपुर, नागपुर, रांची, गुवाहाटी, all of these cities we will open. We are already there in Vizag, Coimbatore, Mysore, भुवनेश्वर। So I think इंडिया में हम टीयर 2, टीयर 3 हर सिटी में पहुंचना चाहते हैं। हमारी आशा तो यही है। डिजाइन कैफे ने अलग अलग राउंड की फंडिंग में अब तक कुल $29 मिलियन से अधिक जुटाए हैं। इसमें मार्च 2023 में वेस्ट ब्रिज कैपिटल से कैपिटल लेड राउंड में मिला 40 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। कंपनी का अगला कदम IPO की तैयारी है। इंडिया के सबसे बेस्ट VCs आज हमारे कैप टेबल पे हैं, चाहे वो एक्सेल हो, P15 हो, वेस्ट ब्रिज हो, IFL हो, फायरसाइड हो। तो आई थिंक हमारे पास सबसे बेस्ट VCs जो हैं हमारे कैप टेबल में हैं। बहुत सारे हैं एक्चुअली हमारे पास VCs, उनका हमें ढेर सारा पैसा और ढेर सारा प्यार भी मिला है और आई होप कि और मिलता रहेगा। आई थिंक फंडिंग तो फिलहाल हम और एक राउंड अभी क्रॉस कर रहे हैं और प्लान ये है कि मोस्टली एज अ ग्रुप शॉर्टली हम IPO भी निकालेंगे इस साल में। तो आई थिंक फंडिंग इज़ देयर, वी हैव गॉट अ गुड बैकर्स, गुड वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी फंड्स। इंटीरियर डिजाइनिंग को आम लोगों तक पहुंचाने की इस जर्नी में डिजाइन कैफे ने कुछ सालों में कई माइलस्टोन हासिल किए हैं। अब अगला लक्ष्य है हर नेबरहुड तक पहुंचना। रोहन सिंह, CNBC आवाज। चलिए वक्त हो रहा है
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आज के दौर में जब क्लाइमेट चेंज, सप्लाई चेन चैलेंजेस और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जैसे मुद्दे कंपनियों के सामने बड़े जोखिम बनकर खड़े हैं, तब बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं बल्कि समझदारी और डेटा ड्रिवन डिसीजन से चलाने की जरूरत है। ऐसे समय में एक भारतीय स्टार्टअप ग्लोबल लेवल पर एंटरप्राइज इंटेलिजेंस की स्पेस में नई दिशा दे रहा है। Impacttree.ai एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सस्टेनेबिलिटी को सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का आधार बनाता है। आज हमारे साथ है Impacttree.ai की को फाउंडर राजश्री साईं, जिन्होंने AI, डेटा और सस्टेनेबिलिटी को जोड़कर कंपनियों के लिए बिल्कुल नया डिजिटल डिसीजन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। राजश्री, हाय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम ऑन द शो। Hi Shreya, really nice joining you today on the show. सबसे पहला सवाल राजश्री ये कि इजीली आसान भाषा में हमें बताएं कि इम्पैक्ट्री करती क्या है। तो इम्पैक्ट्री हम लोग एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस के स्पेस में हैं एंड स्पेसिफिकली हमारे बहुत सारे डेटा प्लेटफॉर्म्स है ये इकोसिस्टम में। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है। कंपनीज टिपिकली व्हाट दे कम टू अस इन मल्टीपल कंपनीज जो हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं, व्हेन दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी एक एंड गोल या रिपोर्टिंग के तौर पे ही ज्यादातर जाना जाता है सब जगह। बट व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज कि सस्टेनेबिलिटी जो है एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है जो कंपनीज को बेटर परफॉर्मेंस के तौर पे और ज्यादा पुश कर सकती है। प्रमोटर्स कैन अंडरस्टैंड देयर नॉन फाइनेंशियल मेट्रिक्स बेटर, understand ki what drives their businesses better by actually looking at sustainability data. And उसी के दौर पे हमने पूरा इकोसिस्टम बनाया है जो हम 7 इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, फिजिकल इंडस्ट्रीज में जो का होता है हमारा, where it helps both promoters as well as shop floor workers track their data matrices and intelligence better and take better decisions. एंड ये हमने काफी सारा 2 साल का लगातार हमने काम करके R&D करके बनाया है, स्पेशली विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम यूरोप एज वेल एज इंडिया एक्सेट्रा। जो यहाँ पे समझ में आया कि कोई बोलता है आपको कि हम 2030 में कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे करके प्रमोटर बोलता है। But what does it mean on the ground? It means nothing कि शॉपफ्लोर ऑपरेटर को समझ में नहीं आता कि कार्बन है क्या। उसको क्या समझ में आता है कि हाउ कैन आई ऑपरेट माय सिस्टम सो दैट धीरे धीरे आई कैन इंप्रूव माय परफॉर्मेंस, इंप्रूव द एफिशिएंसी। अगर एक सिस्टम वो उसको दिखा सकता है, then he is meeting his matrices. And the system in the back end can convert the carbon, can give the reporting requirement that is required at the level of the CEO. तो वैसे करके we have designed our platform completely keeping in mind local context, localization and what each job role entails on the chain so that people experience economic return. So typically our clients who work with us, उनको 40% XP return मिलता है उनके इन्वेस्टमेंट में, because we focus on to see कि सबको जो दिखता है डेटा है, ईच पर्सन सीज द कट जो उनको समझ में आता है, पर ऊपर डेटा कैस्केड उसके मैनेजमेंट को दिखता है जो उनके रिपोर्टिंग या डिसीजन मेकिंग लेयर्स में ज्यादातर फर्क पड़ता है। राइट, इंटरेस्टिंग राजश्री। लेकिन हालांकि आपने थोड़ा बताया भी, लेकिन डिटेल में मैं समझना चाहूंगी, जब 2017 में आपने इम्पैक्ट्री की शुरुआत की थी तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको मार्केट में क्या दिखी थी? तो 2017 में जब हमने स्टार्ट किया था, एक्चुअली हमने सोशल इम्पैक्ट में स्टार्ट किया था। As a company, we had worked a lot कि UNDP, USAID, UNICEF, काफी सारे large scale programs जो implement होते हैं across India. We were part of that channel जहाँ पे हमारे products ये data track करने में लगते थे। And इसमें हमने सबसे बड़ा एक gap देखा था। जो district level पे program implement करते हैं, उनको तो सिस्टम समझ में नहीं आती है, एक्सेल समझ में नहीं आता है। एक्सेल तो हम दोनों को इस लेवल पे समझ में आता है, तो वो सिर्फ डेटा एंटर किए जाते हैं। एंड यूनाइटेड स्टेट्स और मुंबई में या जहाँ पे ये डेटा दिखता है, ये विलेज लेवल डेटा दिखता है, दोज डिसीजन मेकर्स लुक एट द डेटा एंड टेक अ डिसीजन ऑन अ कॉन्टेक्स्ट दे डोंट अंडरस्टैंड। तो जो गैप हमने देखा था, डेटा प्रोवाइडर एक है जिसको कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है, डेटा और डिसीजन मेकर एक ऊपर है जो डिसीजन लेता है, पर जो डेटा एंट्री जब वो देखता है तो वो कॉन्टेक्स्ट छूट जाता है। So we started actually building a platform in 2017 to solve this niche problem. And काफी सारा we have worked with large brands like Bill and Melinda Gates Foundation, Jagriti, etc. in this space, even state governments, जहाँ पे अभी भी हमारा product use होता है to track this and to bridge this gap of decision making. So जब हम ESG में घुसे, हमने वापस यही 2 चीजें देखी, जहाँ पे एंड में जो डेटा एंट्री कर रहा है उसको सब समझ में आ रहा है, कॉन्टेक्ट समझ में आ रहा है, मेट्रिक समझ में आ रहा है, पर जब वो डेटा ऊपर जाता है वो पूरा उसका इंटेलिजेंस लूज हो जाता है।
तो ये ब्रिज करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट किया है, विच इज अ रूबिकर इकोसिस्टम हम बोलते हैं, जहाँ पे जनरली कंपनीज एंगेज विद अस फॉर अ 5-year पीरियड. तो दे जनरली स्टार्ट विद एक रिपोर्टिंग सोल्यूशन से एंगेजमेंट उनका स्टार्ट होता है, पर एज दे सी कॉस्ट बेनिफिट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, दे मूव अक्रॉस और प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं, जैसे वेंडर मैनेजमेंट हो गया सप्लाई चेन के लिए, या एसेट्स है फॉर ट्रैकिंग योर इन्वेस्टमेंट फोकसेस. तो वैसे करके दे मूव अक्रॉस वेरियस प्रोडक्ट्स, रूबिकर जीरो, रूबिकर Valence, etc., to improve their operational performance and intelligence across the system. The same thing, Abhi, the last 1 year, we have also been working with financial industries, especially investment banks ho gaye, ya top tier banks ho gaye, who want to understand this from a credit point of view, understand performance and risk across their portfolio. तो उसके लिए हमारे दूसरे lines of product भी अभी launch हुए हैं, which focuses on giving better risk and operational performance matrices to organizations, leveraging a lot of AI, the LLM modules that we have in-house built, as well as leveraging a lot of the new other techs in geospatial frontiers. बिजनेस मॉडल थोड़ा और समझना चाहूंगी। तो आप पैसे कैसे बना रहे हैं, रेवेन्यू कैसे आ रहा है, क्या सब्सक्रिप्शन से आ रहा है, लाइसेंसिंग से आ रहा है, या फिर ये सबका मिक्स है, कंसल्टिंग भी प्रोवाइड कर रही हैं आप? नहीं, सो वी आर वेरी क्लियर, वी आर अ प्रोडक्ट फर्स्ट कंपनी, और हमारा फोकस हमेशा रहता है कि हाउ कैन वी बिल्ड अ वैल्यू चेन ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच कैन इंप्रूव एंटरप्राइज इंटेलिजेंस, एंड टू दैट एक्सटेंट हमारा ग्रोथ बेस्ड मॉडल है प्राइसिंग में. तो अगर ज्यादातर देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद अ स्मॉल लाइसेंसिंग फी व्हिच कीप्स इट एसेट लाइट एंड अलाउज देम टू सी यूजर, वी चार्ज ऑन अ यूजर बेसिस और एन एंटरप्राइज लेवल बेसिस डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडस्ट्री दे आर इन, so that it is an asset light model for them to try, and then as they go along, then we can build specific use cases if they really want. But at the end of our product, 80% of our product is fixed, it's out of the box, and hence organizations can take it and plug and play by just paying our licenses. But we are in a niche industry because enterprise investment intelligence, जैसे आप ही ने कहा था, it's a very upcoming industry क्योंकि lot of global changes are happening very fast. Especially both at the technology front and at the policy level front that organizations are facing today. So it's a very niche industry जहाँ पे हम grow कर रहे हैं. And hence we see कि काफी organizations को थोड़ा initial support पड़ता है जहाँ पे उनको consulting की जरूरत होती है data process layer पे, कैसे data या तो बहुत ज़्यादा data रहता है या data ही नहीं रहता है. So the point is we help them, we have a green arc framework for consulting that जहाँ पे we help them to see कि how can we standardize this. पर हमारा मुद्दा लाइक आई सेड इज वेरी क्लियर, वी विल कम इन, हेल्प यू सेट अप द सिस्टम, आपके सेम टाइम आपके खुद के लोगों को ड्राइव करना चाहिए. आई डोंट वांट टू बी योर कंसल्टेंट पार्टनर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आई एम अ प्रोडक्ट कंपनी. लेकिन क्या अभी 2017 में शुरुआत हुई, काफी साल हो गए हैं, रेवेन्यू कैसा है, थोड़ी नंबर्स की बात कर लेते हैं. एबिटा पॉजिटिव हैं आप? Yes, absolutely. I think that अगर हम sustainability company है, we have to be sustainable ourselves, and that is something we're completely focused as a group. We are EBITDA positive year on year. Lot of the R&D that we have actually built in is co-built with our customers. ताकि right now lot of AI tools are available जहाँ पे we can co-build products which are more sharper and fix the need very fast for customers. And hence our R&D is always focused at the bootstrap level. We have grown the company focusing very clearly on building proprietary technology, using tools and building better LLM models to drive better AI use cases in the future. And उस पे ज़्यादातर हमारा focus रहता है when we are looking at growth. And in terms of fundraise, we are going into a commercial fundraise in the next month or so. But our fundraise has been limited. We are always focused on being EBITDA positive and growing sustainability across the world. तो राजश्री, जो ये फंड रेज करने का आप विचार कर रही हैं, कहाँ पैसे डिप्लॉय करेंगी? आप 200 प्लस कंपनीज के साथ काम कर चुकी हैं, तो ये आने वाला फंड कहाँ डिप्लॉय करेंगे और नेक्स्ट ग्रोथ आप क्या देख रही हैं? So like I said, we've been very focused on building use case. Lot of our revenue over the last years have come from customers themselves, right? And उसी को recharge करके हमने R&D में किया, काफी सारा investments किया है. अभी like I said, 200 से 500 क्लाइंट हम कैसे 2 साल में जाने वाले, उसी पे हमारा ज्यादातर फोकस है. बिकॉज आई बिलीव कि अभी टाइम आ गया है जब इंडियन एंटरप्राइजेस को काफी सारा एक्सेप्टेंस मिल रहा है, वेदर इट इज इन साउथ एशियन मार्केट्स, मीना रीजन और इवन यूरोप, थ्रू द मेगा डील जो आया है. We're getting a lot of inroads into these large usage companies that can actually accelerate our growth. And उसी पे ज्यादातर हमारा फोकस जाने वाला है कि how do we actually scale it up from a customer outreach digital ecosystem to reach out to these companies. That's where one part of the money will go in scaling up these solutions.
सेकेंडली, जब हम बड़े बड़े कंट्रीज में जाते हैं उसमें क्या होता है कि काफी थोड़ा बहुत हमें लोकलाइजेशन भी करना होता है अपने प्लेटफॉर्म को. Like for example, according to जब how Saudi functions to how UAE functions to how India functions, यहाँ पे businesses थोड़े अलग रहते हैं. तो हमें हमारा प्लेटफॉर्म को इंटरनली थोड़ा कस्टमाइजेशन करना पड़ता है टू बी कस्टमर रेडी. तो उस लेवल पे R&D होगा, डिप्लॉयमेंट के लिए पैसा जाएगा और LLMs के लिए थोड़ा पैसा जाएगा. So these are the three major areas we will spend the fundraise on. And largely it's going to be focused on seeing what we have achieved with 200 customers, कैसे 500 customers ला सकते हैं नेक्स्ट 2 साल में. उसी पे ज्यादा फोकस है ग्लोबल फ्रंट में. इनफैक्ट हमारा एक ऑफिस अभी सिंगापुर में भी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रीचिंग आउट टू अ ग्लोबल नेटवर्क, एंड वी आर बिल्डिंग अप अ टीम इवन इन सिंगापुर एज वी स्पीक. सो टेकिंग अस टू दैट एक्सटेंट इज व्हाट वी आर फोकसिंग द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ. तो राजश्री, फिर 2030 तक आप इम्पैक्ट ट्री को कैसे देखती हैं? एक ग्लोबल डेटा लीडर या फिर एक AI पार्टनर या फिर पॉलिसी पार्टनर के तौर पर? So we are already within the top 15 companies globally who work in this space. And I'm very clear कि अगर आप हमारे offices में आओगे, तो we will say कि we want to be a company which has, goes into a particular level of market cap and listing by the 2030 hopefully. And that is something we're very, very committed with, because as a promoter, we want to build a company that goes beyond us and continues to grow and lead companies across a new frontier of performance improvement and management. उसी पे ज़्यादा focus है. Having said that, we're very clear we want to be the top 5 companies known in the space of enterprise investment intelligence. And in that extent, we are growing the global brand to achieve that in the by 2030. And that's going to be a core focus. We will remain product led, where we will focus on not saying that we are an AI platform, and we grow that from a point of view of better intelligence suites, whether it is from primary sources, geospatial data, or it is secondary sources of data. We are working across all streams to bring better context into our models. And specifically, if you look at it, that is the focus with which we are growing when we look at. In terms of policy intervention, yes, companies like us, we are going through a lot of industrial data at a very rapid pace that our models continuously study. So some of our intervention goes in advising policymakers and try to give them the context to see how industries are growing and what are their challenges. But at the end, we are very clear we're a platform company that will continue to be the main route. ओके, प्लेटफॉर्म कंपनी के तौर पर आप काम करना चाहेंगी. बहुत शुक्रिया राजश्री आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. दैट वाज सच अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विद यू. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. Thank you, Shreya. चलिए, हाँ, आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई बिजनेस आइडियाज़ के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़.